Here we were in the last session, wherein we talked specifically about the residential status and the different categories of residential status for different types of persons. Broadly, we talked about the residential status for a person. In case of individual, it could be three-way classification. That person could be resident, ordinary resident, or not so ordinary resident, as well as non-resident. But for other categories, it was either resident or non-resident. Companies के केस में या तो वो resident होती हैं या वो non-resident होती है. And what is the criteria that defines this differentiation? That is the place of effective management of that particular entity. कि place of effective management कहाँ पर है और उसको डिफाइन क्या करता है, उसके लिए डिफाइनिंग गाइडलाइंस है, लाइक हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बोर्ड मीटिंग्स कहाँ पर हो रही है, जनरल हाउस मीटिंग कहाँ पे हो रही है, अकाउंट्स कहाँ पर प्रिजर्व किए जा रहे हैं, एंड सो ऑन, ऑल दोज दैट वर टॉक्ड दैट डे. So overall, these are the various types of incomes that could be taxable. The scope of incidence of taxation depending upon whether you are resident, not so ordinary resident, or non-resident. Coming on to the next snapshot, this summarizes the various categories. That is, OR stands for ordinary resident, NOR stands for not ordinary resident, and NR is non-resident. So for ordinary resident, it is all income virtually, Indian income as well as foreign income that we say कि ग्लोबल जितनी इनकम उसकी बन रही है और इंडिया में जितनी इनकम हो रही है, चाहे वो रिसीव हो रही है चाहे एक्री हो रही है, वो सारी की सारी टैक्सेबल है. बट फॉर resident but not ordinary resident, it is Indian income plus a part of foreign income. Which part? Which has a business connection in India, or which is in relation to business connection in India and has been received in abroad primarily because of that business which has relation to India. और नॉन रेजिडेंट के केस में कौन सी इनकम जो होती है स्कोप ऑफ टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं, कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम होती है, उसकी फॉरेन इनकम पे, नॉन रेजिडेंट की इनकम पे टैक्सेबल नहीं होता. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन एज फार एज दीज थ्री कैटेगरीज एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज कंसर्न्ड. So this marks the fundamental difference between these three specific segments. अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की. हमने बात करी तो इनकम टैक्स जो है एक्ट, उसमें जब भी हम इनकम कंप्यूट करते हैं तो देयर आर फाइव डिफरेंट हेड्स अंडर विच अ income could fall. So income could be either income from salary, or it could be income from house property, it could be gains or profits from business or profession, it could be a capital gains, and it could be income from other sources. So income जो है, income किस तरह की होगी, कहाँ से source से होगी, वो 5 different heads हैं, sources हैं that could be treated as from which income would be generated. यहाँ कोई भी इनकम है तो उसको अगर इनकम टैक्स पर्पस में रिपोर्टिंग करनी है तो इट शुड फॉल इन ईदर ऑफ दीज 5 हेड्स. तो कोई भी इनकम है या तो वो सैलरी में फॉल करेगी, या हाउस प्रॉपर्टी में, या प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में, या कैपिटल गेन्स में, या अदर सोर्सेज में. ठीक है. सो इन 5 हेड्स होते हैं ब्रॉडली, जिसमें हम इनकम की क्लासिफिकेशन करते हैं, इनकम को कैटेगराइज करते हैं. सो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले व्हाट वी फाइंड इज अ ग्रॉस टोटल इनकम. ठीक है. वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम ये 5 हेड्स जो हमने बात करी अभी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, गेन्स फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, इन 5 हेड्स की इनकम को ऐड करते हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं. वो कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, वो दीज 3 प्रिंसिपल एडजस्टमेंट्स आर देयर. वी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एनी लॉसेज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ प्रेजेंट साल के जो लॉसेज हैं उनको कैरी फॉरवर्ड अगले सालों में ले जाते हैं. कोई लॉसेज हैं जो सेट ऑफ हो सकते हैं, उनको सेट ऑफ करते हैं सेम ईयर के लॉसेज में. देन वी ऑल्सो मेक क्लबिंग ऑफ इनकम. फॉर एग्जांपल कोई माइनर है बच्चा, उसकी इनकम को पेरेंट्स की इनकम के साथ ऐड किया जाता है ग्रॉस टोटल इनकम में. और कोई इनकम्स जो एग्जम्प्ट इनकम्स हैं अंडर चैप्टर 3, ठीक है ना, सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 13A के अंडर आती हैं जो भी, वो अगर एग्जम्प्ट इनकम है तो वो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हैं. क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड होगा, सेटिंग ऑफ लॉसेस एज वेल एज दीज वुड बी सब्सट्रैक्टेड. सो जब हम 5 हेड्स की ये जो इनकम है हमारी ओवरऑल, उसमें से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दीज ऑल, जब इनमें से हम क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर दें बी
और ए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और जो एग्जाम्प्ट इनकम है जो लाइक एग्रीकल्चरल इनकम, कोई स्कॉलरशिप जो आप गवर्नमेंट से ले रहे हो, ये जब से ये सब चीज़ें कर लें माइनस, तो वो बन जाती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी। अब जब वो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, उसमें से फिर हम डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर चैप्टर 6A। वो कौन सी डिडक्शन से डील करता है? सेक्शन 80 की डिडक्शन से, 80C से लेकर 80U, IA, 80CCC, 80CCD एंड सो ऑन। These are some of the important relevant deductions that have been mentioned. It could be n number of deductions depending upon subsections or parts of section under section 80. So section 80 जो है वो बेसिकली डिडक्शन से डील करता है। डिडक्शंस अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होंगी, इंडिविजुअल्स के लिए अलग होगी, कंपनीज के लिए अलग होंगी, बट द फंडामेंटल सेक्शन दैट डील्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिडक्शन इज सेक्शन 80 चैप्टर 6A। सो जो पहले स्टेप में ग्रॉस टोटल इनकम हमने फाइंड आउट की है, उसमें से जब हम ये सारी डिडक्शंस माइनस कर देंगे, सारे के सारी डिडक्शंस जो भी उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने, उस एंटिटी ने जो है अवेल की हैं, तो रिमेनिंग हमारी बन जाएगी टोटल इनकम। So total income will be gross total income that has been obtained in step 1 minus 2, which is deductions under chapter 6A, this one. So this comprises total income and this is the total income on which टैक्स इज पेबल। सो टैक्स जो लगता है, जो हम टैक्स अमाउंट बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे? टोटल इनकम। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम रिलीफ कुछ देते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीफ इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिबेट, और इसको रिबेट भी बोला जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल करंटली इफ़ योर इनकम इज़ अप टू 5 लाख रुपीज़ अ ईयर टोटल इनकम, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका जितना भी टैक्स अमाउंट बना है उसमें से 2500 रुपये आप जो है, जितना भी टैक्स अमाउंट बना है उसमें से 2500 रुपये हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट है, रिबेट है अंडर सेक्शन 87A। ठीक है। सो अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम जो बनी आफ्टर डिडक्शन 5 लाख रुपए बन गई, ठीक है, अब उस पर उसने टैक्स लगाया, फॉर एग्जांपल उसका टैक्स कैलकुलेट आ गया 3000 रुपीज़, ठीक है, तो वो पूरे का पूरा 3000 उसको टैक्स नहीं पेबल है, वो रिलीफ क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 87A फॉर इंडिविजुअल्स। इसी तरह सेक्शन 86 है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की इनकम के लिए, शेयर इनकम के लिए, 89 सेक्शन है, 90 सेक्शन है, 92 है डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए एंड सो ऑन। ठीक है। सो वो क्या है, वो सॉर्ट ऑफ एक्सप्लिसिट टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से इस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न दी गई है कि जहाँ पर आप सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से ये डिस्काउंट मिल रहा है आपको, जितना भी आपकी टैक्स बन रहा था उसमें से 2500 रुपये अगर 87A की बात करें तो वो डिस्काउंट है, तो वो पर्सन नेट टैक्स कितना पे करेगा? 500, नॉट 3000 व्हाट ही वाज ओरिजिनली सपोज टू पे। क्यों? क्योंकि ये एक रिबेट मिल गई, एक रिलैक्सेशन, एक रिलीफ मिल गई उस पर्सन को गवर्नमेंट की तरफ से, सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है जी। सो अगर रिलीफ एप्लीकेबल है उस कैटेगरी ऑफ इनकम के लिए तो रिलीफ लागू लगा कर देनी है टोटल इनकम के टैक्स पे जो टैक्स आया था, और रिलीफ के बाद जो है वो फाइनल नेट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। अगर रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है तो सारे का सारा फाइनल अमाउंट ही टैक्स अमाउंट है, वो हो जाएगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी। उसमें आप ऐड करोगे कोई इंटरेस्ट है, अगर ड्यू है आप पे बनता है, लेट फाइल कर रहे हो 234A 234CD एंड सो ऑन सेक्शंस के लिए, और क्या लेस ये ऐड करोगे इंटरेस्ट, और माइनस क्या कर सकते हो, अगर कोई पहले से ही एडवांस आपका कट चुका है, फॉर एग्जांपल FDR पे TDS कट चुका है, कोई और रेंट पे किया था उस पर TDS कट चुका है, या कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया है, तो वो इस टैक्स अमाउंट में से जो आपका टिपेबल है उसमें से आप माइनस करवा सकते हो। जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको बच जाएगा नेट टैक्स पेबल एज वेल एज इंटरेस्ट इफ़ देयर इज़ एन इंटरेस्ट अमाउंट, उसमें से आप माइनस कर सकते हो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पे किया है या अदर कोई एक्सपेंसेस टैक्सेस पे किए हैं, एंड द रिमेनिंग इज़ योर नेट टैक्स पेबल और लाइबिलिटी और रिफंड इट दैट कुड बी ड्यू। या तो आप टैक्स देना है गवर्नमेंट को, यहाँ हो सकता है कि कुछ हमारा TDS इतना TCS कट गया हो यहाँ पर इस स्टेप में, जो कि हमारे पे वैसे हमारी इनकम पे इतनी टैक्स बनता नहीं था, लाइबिलिटी हमारी टैक्स लाइबिलिटी 0 आ रही थी से फॉर एग्जांपल, बट हमारा उन्होंने TDS ही 3000 रुपीज़ कट कर लिया था। सो अगर हमें ये पैसे वापस लेने हैं गवर्नमेंट से, सो तब भी हम रिटर्न में शो करेंगे कि ये हमारा
ट्रेसेस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको लिंक करेंगे कि ये हमारे पैन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग टीडीएस काटा गया है, सो इतना अमाउंट हमें वापस चाहिए, वो हम रिफंड फाइल कर रहे हैं, और रिफंड के लिए भी हमेशा रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। ठीक है जी। सो दिस इज़ द प्रोसेस और लॉजिकल प्रोसेस और एक्सरसाइज ऑफ हाउ this computation or process of applying tax specifically with respect to income tax is done under the Income Tax Act 1961। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम के कॉन्सेप्ट की। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? यस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंडर एग्रीकल्चरल इनकम जो है, जैसे कि हमने बात करी थी, वो एग्जम्प्ट है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। सो व्हाट डज दैट मीन व्हेन वी से कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, बट फिर भी हम इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑल्दो देयर इज़ नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, बट स्टिल एग्रीकल्चरल इनकम इज़ बीइंग यूज्ड in some cases wherein we add agricultural income with non-agricultural income of that particular person to arrive at correct tax rate that should be applicable to that person। ठीक है। अब एग्रीकल्चरल इनकम डिफाइंड कहाँ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का, वो एग्रीकल्चरल इनकम को बारे में बात करता है, डिफाइन करता है कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है। Like the concept of income, the concept of agricultural income is also an inclusive concept, means all things that have been prescribed there plus any possible other possible chances or possibilities of such nature। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कहता क्या है? इट सेज कि 3 थिंग्स: एनी रेंट और रेवेन्यू विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। अगर ये इनकम है तो वो क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। या एनी इनकम विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एंड थर्डली एनी इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहली बात, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। ठीक है। सो जो इनकम है वो रेंट या रेवेन्यू की फॉर्म में हो और कहाँ से डिराइव हो रहा हो? ज़मीन के कॉन्टेक्स्ट से, ज़मीन से। देयर शुड बी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद लैंड एंड दैट लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड नॉट आउट ऑफ इंडिया। सो अगर इंडिया से बाहर किसी का कोई एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, तो उसमें से जो इनकम जो आपको आ रही है वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो आपकी मानी जाएगी इनकम। और वो कौन से हेड में जाएगी? अभी हमने बात करी 5 हेड्स होते हैं इनकम के, तो वो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में काउंट होगी एज इनकम। हाँ, अगर वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है और इन तीनों में से किसी भी चीज़ में फॉल करती है तो वो आपकी मानी जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम और उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। फर्दर दिस पॉइंट सेज कि वो जो इंडिया में लैंड सिचुएटेड है और उससे रेंट और रेवेन्यू रिसीव किया गया है, वो इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। दैट लैंड शुड हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, उसी से रेंट रेवेन्यू रिसीव कर रहे हो। या सेकंड पॉइंट से इज कि कोई इनकम आप डिराइव कर रहे हो। पहले पॉइंट में ध्यान दो, वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है रेंट और रेवेन्यू, जबकि दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट वर्ड इज इनकम। ठीक है, इन दोनों का फ़र्क क्या है? इनकम मीन्स कोई आमदनी आप कर रहे हो। आमदनी कैसे करोगे? बाय परफॉर्मिंग सच एक्टिविटी। रेंट और रेवेन्यू कुड बी एनी हाउ, इट कुड बी विदाउट परफॉर्मिंग एक्टिविटी बाय योरसेल्फ और बाय आउटसोर्सिंग इट टू समथिंग somebody else. You can receive a rent from that particular land, but the first point says that land should be used for agriculture purpose only. और अगर कोई इनकम डिराइव कर रहे हो सो वो इनकम भी डायरेक्टली एग्रीकल्चरल और लैंड से, दोनों चीज़ों पॉइंट से जुड़ी होनी चाहिए। सो एग्रीकल्चर और लैंड ये दो बुनियादी चीज़ें हैं कोई भी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम डिफाइन करने के लिए। सो एनी इनकम विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हों, या अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए गए लाइक टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ क्रॉप्स, अगर ऐसा कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं उस पर परफॉर्म कर रहा है तो, या प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उस ज़मीन पे करी गई हो। मतलब
फसल उगाई किसी और ज़मीन पे और इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे आके, फॉर एग्जांपल राइस है, उसकी पॉलिशिंग कर दी, उस पर कोई हार्वेस्टिंग कर दी, उसका कोई और उसका बुरादा अलग कर दिया और उस पर से चावल अलग निकाल दिया। सो कोई ऐसी प्रोसेसिंग की गई हो ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू मेक इट फिट फॉर मार्केटेबिलिटी पर्पसेस, तो वो भी जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। थर्ड इनकम इज एनी इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, बट focus carefully that farm building does not mean कि you just create a farmhouse and then let it rent for performing marriage ceremonies or events of such nature, ठीक है। So the above three types of income shall be treated as agricultural income. नाउ एग्रीकल्चरल इनकम को कब यूज़ करना है, इनकम टैक्स एक्ट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करेंगे इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए। पहली कि जो एग्रीकल्चरल इनकम जो है हमारी उस पर्सन की वो मोर देन 5,000 रुपीज़ होनी चाहिए, एंड जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर्सन की वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है, फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए है इंडिविजुअल्स के लिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसको कंसीडर करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली। जैसे कि हमने बात की सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता। क्या कारण है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक्सक्लूसिव पावर देता है स्टेट्स को, जो हमारे राज्य हैं, कि वही एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। सो इस कारण इनकम टैक्स एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है, से पार्लियामेंट ने बनाया हुआ एक्ट है, सो इस पे एग्रीकल्चरल इनकम पे ये लागू नहीं होता है। अब अगर ने एग्रीकल्चरल इनकम की बात की तो अभी हमने 3 पॉइंट्स जो पीछे किए, रेंट रिसीव्ड है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो लैंड यूज़ कर रहे हो, इनकम जो डिराइव कर रहे हो बाय परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन और प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल परस्यूट, और रेंट इन काइंड रिसीव्ड फॉर द सेम, मतलब रेंट नहीं लिया कैश में, उसकी जगह फसल में से हिस्सा ले लिया, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा अगर उस हिस्से को बेच के कुछ कमाई करी तो। थर्ड क्या था? इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। अब उस पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। इनकम फार्म हाउस से या फार्म बिल्डिंग से वही इनकम मानी जाती है, जैसे कि हमने बात करी कि किसी ने कोई फार्म हाउस बना लिया और शादियों पर रेंट देनी शुरू कर दिए, तो वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। ये बहुत कोशिश भी की गई थी, ये करा भी गया था काफ़ी लोगों की तरफ से कि एग्रीकल्चरल इनकम शो कर दिया जाए फार्म हाउस को, से जो इनकम हो रही है सो, और उससे डिस्गाइज करते थे, अवॉइड करते थे टैक्सेशन। सो इट हैज़ बिन क्लियरली मैंशनड कि फार्म हाउस से वही इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी जब वो बिल्डिंग बिल्कुल ऑन दैट लैंड और इन द इमीडिएट क्लोज और प्रॉक्सिमिटी और विसिनिटी हो उस एग्रीकल्चरल ज़मीन के, और उस बिल्डिंग को यूज़ किया जा रहा हो एज अ ड्वेलिंग हाउस, मीन्स अ रेजिडेंशियल हाउस, और अ स्टोर हाउस, जहाँ पर गोदाम बनाकर फसल रखी या कोई और चीज़ रखी फसल के रिगार्डिंग, कोई इक्विपमेंट्स रखे एंड सो ऑन। However, income earned from nursery operations that are being performed, कि जैसे कोई पौधे वगैरह लगा ले, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम। बट डेयरी फार्मिंग से इनकम हो रही है, बी हाइविंग से इनकम हो रही है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट डिफाइन व्हाट विल बी एग्रीकल्चरल इनकम। अब टेस्ट क्या है डिटरमाइन करने का कि कोई इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। 3 फंडामेंटल टेस्ट हैं जो हमने बात की। इनकम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, सो इट मस्ट बी डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ a land only, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम लैंड। सेकेंड, दैट लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। एग्रीकल्चर पर्पजेज कौन से होते हैं? बेसिक ऑपरेशंस भी हो सकता है, सोइंग ऑफ सीड्स, वाटरिंग द प्लांट, टिलिंग लैंड्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटिंग एक्सेट्रा, और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी हो सकता है लाइक प्रोसेसिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर ये 3 पॉइंट फुलफिल होते हैं, कोई these 3 prerequisites are fulfilled in relation to a particular income, then that income could qualify to be called as agricultural income and could be considered to be exempt under the Income Tax Act 1961। ठीक है जी। सो दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी देयर इन एनी एग्रीकल्चरल इनकम। अब कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं, कुछ केसेस करते हैं जो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएंगी। कोई इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री,
एनी इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स ऑफ द नेचर, कोई प्रॉफिट है पार्टनर का फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म विच इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, कोई इंटरेस्ट है, कोई कैपिटल रिसीव किया ऑफ अ सिमिलर नेचर, इनकम विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, बीज बेच के इनकम कमाई है, कोई स्टैंडिंग क्रॉप जो थी, फसल किसी ने रेज की बट फसल काटने से पहले ही उसका सौदा कर दिया, किसी और को बेच दी, तो वो जो कल्टीवेटर जो फार्मर है उसकी जो सेल, खड़ी फसल की जो सेल है वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। इनकम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स और ग्रेजिंग फीस, कोई ज़मीन ऐसी है जो यूज़ इसीलिए की जाती है कि वहाँ पर कुछ ऐसा मतलब ग्रेजिंग फार्मर एनिमल्स की, जो फार्मिंग एनिमल्स हैं या जो पोल्ट्री के एनिमल्स हैं या अदरवाइज हैं, उनकी एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए ही वो ज़मीन जो पर्टिकुलर यूज़ की जाती है उसी पर्पज़ के लिए। अब कौन सी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, कोई बी हाइविंग, कोई शहद निकाल रहा है, मधुमक्खियाँ पाल रहा है एक ज़मीन पे, पोल्ट्री का काम कर रहा है, डेयरी फार्मिंग, ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली कोई ऑटोमेटिकली ग्रोन ट्रीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फॉरेस्ट हो गया, तो उस केस में वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम उसको बेच के जो डिराइव होगी वो नहीं मानी जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ में ह्यूमन एफर्ट्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एफर्ट्स लगा के आपने कोई ट्री उगाया है, फॉरेस्ट खड़ा किया है, ग्रास उगाई है, फ्रूट्स उगाए हैं, फ्लावर्स उगाए हैं, तब तो वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। यू हैव परफॉर्म्ड सम ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन जैसे हमने बात करी थी। बट अगर कोई स्पॉन्टेनियसली ग्रोथ ऑटोमेटिक हो गया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी एफर्ट्स ऑन योर पार्ट, तो उस चीज़ को एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसकी सेल से जो प्रोसीड्स होंगी। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, एयर स्टॉक, कोई परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, ध्यान से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि अब लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, तो किसी ने अपने एक फार्मर ने अपनी फसल उगाई है, तो मुझे पता है अब मार्च आने वाला है और अप्रैल में उसकी फसल पक जाएगी। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं मार्च में जाके उसकी खड़ी फसल जो उसकी तैयार हो चुकी है उससे सौदा कर लूँ और उसे पैसे दे के वो फसल सारी की सारी खरीद लूँ और वो फसल बेच के अपनी इनकम जो भी हो उसे शो कर दूँ एग्रीकल्चरल इनकम, ताकि उस पर टैक्स ना लगे, जबकि बाकी मुझे टैक्स देना पड़े अपनी इनकम पे शायद। सो अगर मैं ऐसी डाइवर्जन करने की काम करता हूँ तो वो लीगली अलाउड नहीं है। हाँ, अगर वो फार्मर वो खड़ी फसल बेच रहा है तो उसके लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसने उस पर परफॉर्म किया है एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वो ज़मीन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में है, वो इनकम डिराइव कर रहा है फ्रॉम सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूस विच ही हैज़ हार्वेस्टेड और रेज्ड, ठीक है ना। बट मेरा जिससे एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ उसकी खड़ी फसल खरीद रहा हूँ ताकि मैं उसे बेच के जो भी आमदनी हो उसे अपनी एग्रीकल्चरल इनकम शो कर सकूँ, तो वो चीज़ लीगली अलाउड नहीं है। देन डिविडेंड विच इज़ पेड बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल इनकम, वो जो है एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाती। कंपनी की एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, बट अगर वो उसमें से डिविडेंड पे आउट कर रही है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। कोई सॉल्ट प्रोड्यूस किया किसी ने बाय फ्लडिंग द लैंड विद सी वाटर, कि मेरी ज़मीन पंजाब में है, सी वाटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, समुद्र का पानी, सो मैंने गुजरात से कैंटर भर के समुद्र का पानी, खारा पानी मंगवाया और अपने जो अपने खेत हैं वहाँ पर उसको फ्लडिंग कर दी, उसको पूरा भर दिया पानी से और उसमें से सॉल्ट निकाल लिया और कहा कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है। नहीं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। हाँ, नेचुरल फिनोमिना से होगा तो वो माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। देन रॉयल्टी इनकम है, कोई माइन से या ब्रिक मेकिंग है, मिट्टी यूज़ की जा रही है ज़मीन की ईंटें बनाने के लिए एंड सो ऑन, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अदरवाइज। देन इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज़ मेकिंग, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। और कोई टीवी सीरियल्स की, मूवी की शूटिंग करवा रहे हो अपनी एग्रीकल्चरल ज़मीन पे, खेतों में, तो उससे जो इनकम होगी वो रेंट या रेवेन्यू जो भी लप ले रहे हो उसको आप एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर नहीं कर सकते। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस वेयर इन certain income shall qualify to be an agricultural income or not qualify to be an agricultural income. So this is about the concept of agricultural income. So we would be talking of the exact details or computation of agricultural income in the future sessions. Thank you.